चलिए तो पहले हम कंपनीज़ की डेफिनेशन को समझ लेते हैं और फिर हम इसके टैक्स रेट्स को देखेंगे ताकि हम लोगों को जब प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने हो तो हम ये पोर्शन आज सारा कंप्लीट कर चुके हों। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। अगर ABC लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, राइट, लेकिन ये जो इनकम अर्न करती है वो करती है इंडिया में, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि आपको इसकी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे टैक्स रेट क्या लगाएंगे, डोमेस्टिक कंपनी रेट्स या फॉरेन कंपनी रेट्स। अगर आपने ये क्लासिफिकेशन सही कर लिया, क्योंकि रेट्स तो हम लोग रट लेते हैं और फिर क्वेश्चन काफ़ी सारे करते हैं तो मुझे प्रैक्टिस हो जाती है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, बट ये जो क्लासिफिकेशन है अगर यही गलत हो गया तो आपका पूरा कंप्यूटेशन आपने चाहे कितना ही परफेक्ट क्यों नहीं किया ना वो भी गलत हो जाएगा। तो असली क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है कि कंपनी जो है वो क्या है कैसे है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो टैक्स रेट है वो निकालने के लिए ये देखना होगा सबसे पहले कि ये कंपनी डोमेस्टिक क्राइटेरिया में फिट बैठती है या फिर फॉरेन क्राइटेरिया, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला टेस्ट, इससे भी पहले हमारा जो टेस्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट के लिए वो होता है ये कंपनी है भी कि नहीं है, राइट। इसको ऐसे समझ लो कि ये एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के पास आपकी जो इंक्वायरी है ये तभी पहुंचेगी अगर आप कंपनी हैं। अगर आप ये टेस्ट ही डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो आपके ऊपर कॉरपोरेट टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। फिर आप किस तरफ जाएंगे, फिर आपके पास पर्सन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, AJP है ना। आप उन जगह पे जाकर के ढूंढोगे कि आप किस में बेस्ट सूट करते हो और अकॉर्डिंगली ही आपके ऊपर टैक्स रेट्स की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो हमारे लिए ये जो एंट्री है ना ये एंट्री है सेक्शन 217 की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझना कि सेक्शन 217 क्या बात करता है, ये कैसे चेक करता है वेदर दिस एंटिटी इज अ कंपनी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसको हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एंड समझेंगे इसे। ये कहता है फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट the term company the term company has a much wider connotation than that under the Companies Act 2013। तो यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 ही देखनी है क्या, नहीं, 1956 जो कंपनीज एक्ट था उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। दोनों का रेफरेंस दे रहा है तो वो कह रहा है 1956 या 2013 किसी की बात करो, मैं यहाँ रेफरेंस दूंगी हर जगह कंपनीज एक्ट की, ठीक है। इन दोनों की ही बात हो रही होगी। तो कंपनीज एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन है ना इनकम टैक्स उससे ज़्यादा स्कोप बढ़ा रहा है कंपनीज का, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन का स्कोप इनकम टैक्स एक्ट में वाइडर है एज कंपेयर टू दी कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे ये क्या बात कहता है, यहाँ पे कहता है जो एक्सप्रेशन कंपनी है ना इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट के लिए ये होगा। मतलब ये चार तरीके से अगर आपने कोई भी बॉडी को देखा है आपने इन चार जजमेंट्स में उसे सेट करना है, अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में वो फॉल कर जाता है क्योंकि चारों कंडीशंस और हैं इंडिपेंडेंट हैं, राइट। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में वो फॉल करेगा तो इसका मतलब वो कंपनी कहलाएगी। तो पहला टेस्ट पास हो जाएगा कि अब ये क्या है, एक कॉर्पोरेट है तो इस पर कॉर्पोरेट टैक्सेशन वैलिड हो जाएगा। फिर हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या ये डोमेस्टिक है या ये फॉरेन है, क्योंकि अब हमको क्या करना है, रेट अप्लाई करना है, राइट। तो सबसे पहले इसे समझते हैं। इसमें ये सबसे पहले इंक्लूड कर रहा है एनी इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 226। अब इसने फर्दर रेफरेंस दे दिया, इसका मतलब सेक्शन 226 वो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है बेसिकली इंडियन कंपनी को। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 226 में इंडियन कंपनी है वो कंपनी अगर है तो फिर वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन आएगा उसके ऊपर। दूसरा बोलता है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर किसी लॉ के अंडर अगर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको भी हम कंपनी में लाएंगे फॉर दिस मैटर। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंपनीज, राइट। यहाँ पे तो क्योंकि हमें कंपनी कंपनी पता ही चल रहा था, बॉडी कॉर्पोरेट है तो हम यूज टू है, राइट। अभी कहता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई एसोसिएशन हो
या कोई बॉडी हो जो असेसेबल थी या वॉज असेस्ड या असेस हो चुकी है ना, एज अ कंपनी, कंपनी की तरह, फॉर एनी असेसमेंट ईयर, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922। समझो, पहले हम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1922 यूज करते थे, फिर हमारा जो है वो रिवाइज हुआ, 1961 आया, और अब फर्दर रिवाइज होके क्या हो गया, 2025। तो अभी करंटली हम यहाँ खड़े हैं, बट ये एंट्री किसकी बात कर रही है, इस पुराने वाले एक्ट की। वो कह रहे हैं उस पुराने एक्ट में कभी भी किसी असेसमेंट ईयर के लिए अगर कोई भी कंपनी को असेस किया गया है या वो असेसेबल थी एज कंपनी, तो भी वो यहाँ पे कंपनी ही कहलाएगी फॉर दिस पर्पस। क्लियर है? इसमें सिर्फ इतनी बात नहीं कर रहा, इसी में ही 2 पॉइंट्स हैं। वो कहता है या कोई भी फॉर एनी असेसमेंट ईयर, किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए जो कमेंट्स कहाँ से करेगा, ऑन और बिफोर, यानी कि इस असेसमेंट ईयर 1/4/1970 या इससे पिछला कोई भी प्रेजेंट एक्ट में अगर वो कंपनी एसेस हो चुकी या असेसेबल है एज अ कंपनी, तो भी हम उसको क्या बुलाएंगे, कंपनी फॉर सेक्शन 270। क्लियर है? सो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है, एसोसिएशन भी आ सकती है, बॉडी भी आ सकती है। मतलब ये हो गया कि शायद वो आपको रिफ्लेक्शन से कंपनी जैसी ना दिखें, बट हम वहाँ ये 2 टेस्ट चेक करेंगे। ठीक है? लास्ट पॉइंट, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब यहाँ पे ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, डजेंट मैटर, एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, मतलब चाहे वो इंडियन हो या फिर नॉन इंडियन। इसका मतलब इसने यहाँ पे किसको कवर कर लिया, फॉरेन कंपनीज को भी। ठीक है? विच इज डिक्लेयर्ड बाय अ जर्नल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी के जर्नल या स्पेशल ऑर्डर से उसे डिक्लेयर किया गया है टू बी अ कंपनी फॉर सच असेसमेंट ईयर्स, उन असेसमेंट ईयर्स के लिए जिस रिस्पेक्ट में हम टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं, एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सीबीडीटी ऑर्डर, तो उसको भी हम क्या बुलाएंगे, कंपनी। मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन एज सच ऊपर कोई भी टेस्ट फुलफिल नहीं करता क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, सेक्शन 226 को फुलफिल नहीं करता, आउटसाइड इंडिया भी उसका कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं है, 1922 से उसका कोई लेना देना नहीं है, और हमारे एक्ट में 1970 या उससे पीछे का भी उसका कोई लेना देना नहीं, बट वो इंस्टीट्यूशन है ऐसा कुछ, और वो कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है। अगर सीबीडीटी अपना कोई जर्नल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के ये बोल देती है कि इस पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए इसे कंपनी माना जाएगा, तो इस डी पॉइंट की वजह से 217 में उसे कंपनी माना जाएगा, मीन्स उसकी एंट्री हो गई कॉर्पोरेट टैक्सेशन में। अब मुझे फर्दर सिर्फ ये चेक करना है कि ये डोमेस्टिक रेट्स लगेंगे इसके ऊपर या फॉरेन रेट्स लगेंगे। ठीक है? वो हम फर्दर क्लासिफिकेशन में चेक करेंगे। यहाँ तक आई होप सब लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं इसको समराइज कर देती हूँ। ठीक है? सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना है, कंपनी है भी या नहीं। इसके लिए हम कहाँ पहुंचे, सेक्शन 217 पे। ये ब्रॉडली क्या कह रहा है कि एक कंपनी इंक्लूड करेगी इंडियन कंपनी को, ठीक है, फॉरेन कंपनी को, कोई भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या बॉडी जिसको सीबीडीटी ने डिक्लेयर कर दिया कंपनी उसको, या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी है जो असेस हो चुकी है कंपनी किसी अर्लियर लॉ के थ्रू। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चेक करनी है ना, वो आइडेंटिटी चेक करनी है। यहाँ रेट नहीं चेक कर रही हूँ मैं, यहाँ रेट की बात भी नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि कंपनी ट्रीट करना है कि नहीं करना है। ठीक है? सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो मैंने आप लोगों से शुरुआत में क्या पूछा था, ABC इनकॉर्पोरेट जो हुई वो कहाँ हुई, सिंगापुर में। तो क्या वो कंपनी है? तो मेरे सेकंड पॉइंट की वजह से मुझे क्या पता चलता है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, है ना, पता चला। हाँ, तो मेरा 217 मुझे क्या आंसर दे रहा है, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है तो 217 सेटिस्फाई है। तो पहला स्टेज तो क्लियर हो गया कि ये कंपनी तो है, इसका मतलब इसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्सेशन आएगा। लेकिन अभी जो फर्दर मुझे डिसाइड करना है, एंट्री तो हो गई बट रेट कौन सा, डोमेस्टिक या फॉरेन। तो ये मुझे बताएगी मेरी डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन एंड फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन पे। तो ये डिफाइंड है सेक्शन 222A में। इट सेज, इसको एक बार अच्छे से डेप्थ से रीड करेंगे। इट सेज इट मीन्स एन इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी दैट हैज मेड द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब यहाँ छोटी छोटी बात पे ध्यान दो, ये मतलब रखता है एक इंडियन कंपनी। हमने इससे पहले भी 217 में भी पढ़ा था इंडियन कंपनी
और कौन सी, जो 226 में है। इसका मतलब ये भी किसकी बात कर रहा है, इंडियन कंपनी 226 की। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए ये कौन सी कंपनीज होती हैं, क्योंकि ये 226 वाली कंपनी डायरेक्टली क्या बन जाती हैं, डोमेस्टिक कंपनीज। ठीक है, और ये तो है ही सिर्फ, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा एनी अदर कंपनी, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दी फॉरेन कंपनीज, right? Foreign company that has made the necessary arrangements, necessary arrangement मतलब क्या, as required by the law to declare and pay, means declare भी करे and pay भी करे। ठीक है, उसके सारे नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो भी कंपनीज एक्ट या बाकी कोई भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब वो पूरे करे। किस रिस्पेक्ट में, डिविडेंड्स within India from its income that is subject to income tax। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ पे कह रहा है इंक्लूडिंग दोज ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी अपने, यहाँ पे दोनों की बात कर रही है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, मैं डिफरेंस नहीं रख रही, दोनों में से चाहे कोई भी हो, उनके रिस्पेक्ट में अगर डिविडेंड डिक्लेयर और पे करती है, कहाँ, विद इन इंडिया, और किस इनकम में से, जो इनकम सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स है उसमें से। मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको साइमल्टेनियसली पूरे करने हैं। अगर कोई एक कंपनी अपनी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना था भारत में, उस इनकम में से अगर वो ऐसे नेसेसरी अरेंजमेंट्स करती है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर या पे करे डिविडेंड, तो क्या वो डोमेस्टिक की डेफिनेशन में डायरेक्ट आ जाएगी? यस, दो इट इज़ अ फॉरेन कंपनी, फिर भी हम उसे इनकम टैक्स के पर्पस के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी बुलाएंगे। ठीक है, वो डोमेस्टिक नहीं हो जाएगी इस बात से, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के लिए फॉर द टैक्स रेट्स हम उसको क्या बुलाएंगे, डोमेस्टिक कंपनी। अब मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी दोनों को कर देगा, तो चाहे दोनों को करे या फिर सिर्फ एक को करे, इक्विटी तो बाय डिफॉल्ट हम मान रहे हैं, बट यहाँ इंक्लूड करके इसने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी बात की है। तो अब क्या हो गया कि अब जब हम डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसमें क्या आ गए, एक तो इंडियन कंपनी, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी जिसने प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट कर रखा है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया, और कहाँ से, आउट ऑफ एन इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अगर ऐसी किसी जगह से करता है जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो फिर क्या डोमेस्टिक कहलाएगा? द आंसर इज नो। तो आपको बारीक पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखना। अब सोचो सेम एबीसी लिमिटेड जो सिंगापुर में इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, क्या वो इंडियन कंपनी है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड कहाँ है, अदर लॉ, अदर कंट्रीज लॉ। ठीक है, लेकिन अभी हमने इंडियन कंपनी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पता इंडियन कंपनी में हो, लेकिन क्या उसका डिविडेंड डिक्लेरेशन इंडिया में है या नहीं, ये डिसाइड कर देगा कि वो डोमेस्टिक की कैटेगरी में फॉल करेगी कि नहीं करेगी। यस मैम, लेकिन वो तभी टेस्ट करना है अगर कंपनी जो है वो फॉरेन रजिस्टर्ड हो। अगर मान लो इंडियन कंपनी ही है तो क्या मुझे टेस्ट करना है? नहीं, क्योंकि इंडियन कंपनी तो डायरेक्टली ही डोमेस्टिक कंपनी है। जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं वो सारी की सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम इंडियन कंपनी की डेफिनेशन पे। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन करेगी बेसिकली इन दोनों सेक्शन के अंदर क्या बात की गई है, क्योंकि दोनों ही रेफरेंस दे रहे हैं इंडियन कंपनी का। तो सेक्शन 226 बात करता है इंडियन कंपनी की, कहता है अ कंपनी इज कंसीडर्ड एन इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 226 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इफ इट मीट्स टू की कंडीशंस। अगर वो ये दो की कंडीशंस को मीट कर देना, कौन सी हैं? ये दो। इन दोनों की कंडीशंस को अगर वो मीट कर देगी तो फिर यहाँ पे हम उसे इंडियन कंपनी बुलाएंगे। तो मतलब सिर्फ यही होगी ना मैम इंडियन कंपनी? नहीं, यहाँ पे एडिशनली भी इसने कुछ बोला है, और इसने कहा है एडिशनली जो इंडियन कंपनी टर्म है ना वो इंक्लूड करेगी इन सारे नामों को भी। किनको? यहाँ जो हम बात करेंगे, ठीक है, इन सब को इंक्लूड करेगी इंडियन कंपनी की डेफिनेशन। मतलब वो भी इंडियन कंपनी माने जाएंगे अगर ये कंडीशन है, अगर प्रोवाइडेड देयर रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, कि उनका जो रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस है वो कहाँ होगा? भारत में। और अगर नहीं हो मैम, ये जितनी भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, इनके जो रजिस्टर्ड या जो भी प्रिंसिपल ऑफिस है वो भारत से बाहर होंगे, तो फिर देन दे आर नॉट इंडियन कंपनीज।
ठीक है, फिर हम उसे इंडियन कंपनी नहीं बुलाएंगे। फिर मुझे इनको सिंगली एक एक करके देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। सबसे पहले फिर क्या टेस्ट लगेगा, सेक्शन 217 कि उसमें कंपनी है भी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद मुझे देखना होता है इंडियन कंपनी। तो अब यहाँ पे ये दो कंडीशंस क्या हैं ये देख लेते हैं, टू की कंडीशंस। ये कहता है फॉर्मेशन एंड रजिस्टर्ड, जो रजिस्ट्रेशन उसका फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मतलब हम दोनों की बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। द कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सिर्फ 56 मैम, 2013 नहीं। अरे नहीं भाई, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जिसका मतलब न्यू कंपनीज एक्ट 2013। तो जब भी मैं बात कर रही हूँ तो मैं कंपनीज एक्ट, अगर इंडियन कंपनीज एक्ट वेदर इट्स 56 और वेदर इट्स 2013, इनमें से किसी में भी वो फॉर्म और रजिस्टर हुई है तो फिर वो क्या है, इंडियन कंपनी। अगर वो इंडियन कंपनी है तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 222A वो क्या बन जाएगी, डोमेस्टिक कंपनी। तो टैक्स कैसे होगी, डोमेस्टिक कंपनी के रेट से, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके साथ एक और टेस्ट, क्योंकि दोनों की कंडीशंस है, दूसरा क्या है कि उसका ऑफिस का लोकेशन, यानी कि उसका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ होना चाहिए, शुड बी इन इंडिया। ये भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया में, भारत में, ठीक है। अब ये जो एडिशनल कंडीशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस टाइम पे लगेगा कि वो फॉर्म या रजिस्टर्ड शायद कंपनीज एक्ट में नहीं हो रहे होंगे, वो कोई और बॉडीज होंगी, कंपनीज नहीं होंगी। बट अगर उनका रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस भारत में होगा तो उस कंडीशन की वजह से उसको भी हम इंडियन कंपनी बुला लेंगे। चलो देखते हैं ज़रा एडिशनली क्या क्या दिया इसने। इसने कहा कोई कॉरपोरेशन, ठीक है, कोई कॉरपोरेशन। आप लोगों को कोई कॉरपोरेशन याद आती है, LIC का नाम सुना होगा, है ना। सो कोई कॉरपोरेशन अगर इस्टेब्लिश होती है बाय और अंडर अ सेंटर, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट सच एज फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस या फिर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस, तो फिर वो अगर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, भारत में, तो फिर ये क्या हो जाएगी, इंडियन कंपनी कहलाएगी। अगर ये इंडियन कंपनी कहला गई तो समझो, वैसे तो वो कॉरपोरेशन है तो मैं उसको शायद कंसीडर नहीं करूँगी, सोचूं भी नहीं गई, है ना। तो मैं क्या करूँगी कि अरे तुम कंपनी हो कि नहीं, जो मेरा पहला टेस्ट था, तुम कंपनी हो या नहीं हो। तो मुझे बोलता है मैं एक कॉरपोरेशन हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लॉज में रजिस्टर्ड हूँ। तो उसे बोलती हूँ अच्छा, मतलब तुम कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो। फिर तो तुम इन 4 पॉइंट्स में तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे, है ना। इन 4 पॉइंट्स में तो मुझे कहीं नहीं दिख रहे, इन 4 पॉइंट्स में तुम नहीं फॉल कर रहे हो तो तुम कंपनी हो ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्सेशन तुम पे नहीं आ रहा। नहीं, तुम गलत हो। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई अगर ऐसा होता है तो तुम इंडियन कंपनी हो। और पहला ही पॉइंट क्या कह रहा था, एनी इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 226। सेक्शन 226 में जिसको भी इंडियन कंपनी डिफाइन किया गया है, क्या इसे किया गया है, यस, ये इसी का तो एडिशनल है ना। तो इस वजह से कंपनी का जो स्टेटस है ये इसको मिल जाएगा कि ये भी एक कंपनी है। और इनकम टैक्स एंगल के लिए, अब इसको कहीं और लेके जाना नहीं, कंपनी लॉ में नहीं लेके जाना, इनकम टैक्स के पर्पज़ के लिए अब ये कंपनी है, ठीक है। अब कहानी अलग है कि ये डोमेस्टिक है या ये फॉरेन है। तो क्योंकि हमारा टेस्ट ही क्या कह रहा है, हमारा टेस्ट कह रहा है कि ये इंडियन कंपनी है, तो सारी इंडियन कंपनीज तो क्या होती हैं, डोमेस्टिक। तो टैक्स रेट्स क्या होंगे, डोमेस्टिक रेट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस। तो अब इंडियन कंपनी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी अ कंपनी अंडर सेक्शन 217(4), ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एसोसिएशन हो या बॉडी जिसको बोर्ड ने डिक्लेयर कर, कौन से बोर्ड ने, अभी 217(4) हम पढ़ के आए थे, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर ये किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी एसोसिएशन को या बॉडी को ये डिक्लेयर कर देता है तो वो कहता है उसको मैं इंडियन कंपनी मानूंगा। ये इसको क्यों कहना पड़ा मैम, कंपनी तो हो ही गई थी ना, यहाँ हमने पढ़ तो लिया था इसे कि ये कंपनी है, कंपनी तो बोल दिया था, बट कौन सी, डोमेस्टिक या फॉरेन, ये कैसे पता लगेगा। यहाँ से तो सिर्फ एक स्टेटस क्लियर हो रहा है कि ये कंपनी है, बट कौन सी है। तो अब इसने यहाँ इसे लिख करके ये बता दिया है कि ये इंडियन कंपनी है, और अगर ये इंडियन कंपनी है तो ये डोमेस्टिक कंपनी है। बट कंडीशन अगेन क्या है, इसका प्रिंसिपल ऑफिस या फिर इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो भारत में होना चाहिए। तो फिर इसकी टैक्सेबिलिटी, टैक्स रेट्स वगैरह किसके अप्लाई होंगे, डोमेस्टिक वाले।
ठीक है। अब कह रहा है कंपनी फॉर्म हुई है और रजिस्टर हुई है अंडर एनी लॉ इन फोर्स। एनी लॉ क्यों लिखना पड़ रहा है? मीन्स कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं आ रही है ये कंपनी, है ना, कंपनीज एक्ट के थ्रू नहीं आ रही है। इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में किसी लॉ की वजह से अगर कोई कंपनी फॉर्म या रजिस्टर हो रही है, बट हम यहाँ पे J&K और यूटीज को बाहर रख रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दीज टू प्लेसेस। अगर इंडिया के किसी भी कॉर्नर में कोई कंपनी फॉर्म होती है किसी भी लॉ इन फोर्स की वजह से, तो वो भी इंडियन कंपनी कहलाएगी। तो क्योंकि इस तरीके की बात इसने यहाँ इन 4 पॉइंट्स में कवर नहीं की थी, है ना, यहाँ 4 पॉइंट्स में कवर नहीं की थी, लेकिन इन 4 पॉइंट्स में ये कैसे कवर हो गया ऑटोमेटिकली? बाय वर्च्यू ऑफ इंक्लूडिंग दिस फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसने सिर्फ ये जो बात कह दी थी ना, एज डिफाइंड इन सेक्शन 226, तो ये सारे के सारी जो कंडीशंस हैं ये 226 की होने की वजह से पहले पॉइंट में 217 में भी कवर हो गई। तो वहाँ कवर होते ही कंपनी है तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, और यहाँ लिखा गया है इसका मतलब इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा और डोमेस्टिक टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे J&K को क्यों छोड़ दिया मैम, फिर तो सब J&K में जाके ही कंपनियां बना लेंगे या फिर स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज में बना लेंगे, फिर भी तो हो जाएगा। नहीं, इसको इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि अगले 2 पॉइंट स्पेसिफिकली इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जर्नल हो गया, वो स्पेशल कैटेगरीज हो गई। ये कह रहा है कंपनीज जो फॉर्म होंगी या रजिस्टर्ड होंगी अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो J&K में कोई भी लॉ अगर इन फोर्स है जिसकी वजह से वो कंपनी फॉर्म और रजिस्टर हुई है, तो वो भी इंडियन कंपनी है, तो वहाँ पे भी कवर हो गई 217 में, और यहाँ पे डोमेस्टिक बन गई इंडियन की वजह से, ठीक है। ऐसे इसने नेक्स्ट फॉर्मेशन में यहाँ पे सारी यूटीज को कवर कर लिया। सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, कई बच्चे सोचें कि ये तो सिर्फ इन यूटीज की ही बात कर रहा है, इनकी नहीं कर रहा, ऑल, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी और स्टेट्स ऑफ गोवा, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल की तरह इसने ये दिया है। तो इसकी वर्च्यू की वजह से ये सारे के सारे इंडियन कंपनी हो गए, और ये इंडियन कंपनी होने की वजह से डोमेस्टिक टैक्स रेट के ब्रैकेट में आ गए। आई होप दिस डोमेस्टिक कंपनी इज क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डोमेस्टिक कंपनी को हम स्ट्रेट अवे इंडियन कंपनी नहीं समझेंगे, है ना। तो डोमेस्टिक कंपनी जो है उसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, उसमें इंडियन कंपनीज भी आती हैं बट फॉरेन कंपनीज भी आती हैं जिनका कोई अरेंजमेंट टू डिक्लेयर डिविडेंड जो है वो कहाँ पे है? भारत में, ठीक है। ऐसे करके हम इसे याद रखेंगे। अब हमने इंडियन कंपनी को समझा, तो इंडियन कंपनी जो है जनरली कौन है? जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट, चाहे 56 है या 2013 है, या फिर जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ कुछ कॉरपोरेशंस जो सेंट्रल स्टेट के अंडर आते हैं वो भी यहाँ पे हैं। अब इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम दें इंडियन कंपनीज का, जो आप लोगों ने ज़्यादातर नाम सुने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वर्च्यू से अगर मैं कहूँ, एडिशनल वाला नहीं, फर्स्ट वर्च्यू से कहूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या इंडियन कंपनी है? यस। तो क्या डोमेस्टिक टैक्स रेट लगेगा? यस। TCS? यस। HDFC बैंक? यस। तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक कंपनीज हैं। लेकिन अगर आपके एग्जामिनर जो है, क्योंकि एग्जामिनर तो देखो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए बैठा है, वो ऐसे थोड़ा ना आपको सब मलाई परोस के देने वाला है। अगर उसने कहा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, XYZ, देखो रिलायंस का नाम यूज़ करते आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो हमारे देश की कंपनी है ना। जैसे ही वो TCS की बात करेगा आप कर लोगे, किसी बड़ी कंपनी का नाम लेगा अमेजोन, तो आप रिलेट कर लोगे अच्छा ये तो बाहर की है ना। लेकिन ऐसा कुछ नाम जिससे आपको पता ही नहीं चले भारत है या बाहर, तो आप किसके लिए दौड़ोगे? कंडीशंस के लिए। इसने कहा XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अब आप इस दोनों डेफिनेशन के बाद बिना किसी कंफ्यूजन के बोल सकते हो कि दिस इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है पहले तो इस पॉइंट की वजह से, है ना। तो 226 में ये क्या है? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी की वजह से, क्योंकि सारी इंडियन कंपनीज क्या होती हैं? डोमेस्टिक कंपनीज, और इस वजह से इसके ऊपर जो टैक्स रेट्स लगेंगे वो कौन से लगेंगे? डोमेस्टिक वाले। ये सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद ना एक छोटी सी चीज़ है, छोटी है, बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल है। फॉरेन कंपनी कौन होती है? ठीक है। सो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। फॉरेन कंपनी अब वो है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। तो डोमेस्टिक कंपनी कौन थी? डोमेस्टिक कंपनी वो थी जो कि कोई इंडियन कंपनी है या फिर कोई फॉरेन कंपनी है जिसका कि अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयर एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज इन इंडिया। लेकिन कहाँ से? जो इनकम इज अबाउट टू बी टैक्स्ड,
है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है तो जो बच गया वो क्या है, फॉरेन कंपनी। तो एक रेजिडुअल सा फील आता है ना। तो फॉरेन कंपनी का मतलब क्या हुआ, कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। अब बात करें अगर जैसे एबीसी लिमिटेड की, ठीक है, ये जो एबीसी लिमिटेड ये क्या थी, एबीसी लिमिटेड क्योंकि फॉरेन में रजिस्टर हुई है तो फॉरेन कंपनी है ना। अब इस पे रेट अप्लाई क्या होंगे, फॉरेन कंपनी वाले। समझ आ गया ना किस वजह से, सेक्शन 217। बट क्या सिर्फ 217 ने ही एक्सप्लेन कर दिया कि इसके ऊपर रेट जो होंगे वो फॉरेन कंपनी वाले लगेंगे? नहीं मैम, यहाँ पे जो मैंने डोमेस्टिक और फॉरेन को समझाना, तो मैंने समझा कि ये रजिस्टर तो बाहर हुई है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए दो कंडीशन थी। एक तो इंडियन कंपनी की कैटेगरी में ये नहीं आता, ये फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आता है। लेकिन मुझे इसका ना डिविडेंड वाला स्टेटस चेक करना होगा, ठीक है। अगर गलती से एबीसी लिमिटेड ऐसा कुछ कर रही है जिसकी वजह से उसका डिविडेंड डिक्लेरेशन अरेंजमेंट भारत में है, तो क्या ये डोमेस्टिक हो जाएगा? द आंसर इज यस। ठीक है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पे, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। इन दोनों को हम इतना माथापच्ची कर क्यों रहे हैं, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? तो इसके अंदर जो बेस टैक्स रेट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंपनीज की, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैसे तो जब हम लोग करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन में इसको पढ़ेंगे और कंपनी के टैक्सेशन को समझेंगे तो हम वहाँ करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज में जो रेट है हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास आप नॉर्मल में भी जा सकते हो, बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो फिर आपको कंसेशनल रेट मिलता है। उसके अलावा आपके पास कंसेशनल रेट्स वैसे भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अगर आप उसे ऑप्ट करते हो प्रिजम्पटिव वाला तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हो, तीनों ही केस में रेट डिफरेंट हैं। तो डोमेस्टिक के पास तो इतना सारा ऑप्शन है, लेकिन ये जो कंसेशनल रेट है ये फॉरेन कंपनी के पास नहीं है। फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट क्या है, 35%, और यहाँ क्या है, 22% भी है, 15% भी है, ठीक है, 30% भी है। यहाँ रेट का डिफरेंस है डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, आप क्या फुलफिल करते हो। ऐसे ही हम डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ सरचार्ज 2% भी है और 7% भी है, जबकि यहाँ पे क्या है, सरचार्ज, जो सरचार्ज के रेट्स हैं वो 5% तक भी जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉफिट्स, है ना। मैट की हम बात करें तो मैट जो है सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, और अगर आप यहाँ पे कंसेशनल वाला चूज करते हो तो वहाँ पे मैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ फॉरेन कंपनीज के पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, अब जैसे ट्रीटीज हैं, किसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ ट्रीटी है और टैक्स कुछ बने, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है तो क्या मुझे ट्रीटीज को देखना है? नहीं देखना, मुझे फॉरेन कंपनी के केस में ट्रीटीज को देखना होगा, ठीक है। ऐसे ही विद होल्डिंग टैक्स आपने सुना होगा, जिसको हम यहाँ थोड़ा सा टीडीएस जैसा बुला लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमें किसके साथ देखना है, फॉरेन कंपनीज का। डोमेस्टिक के साथ हमें उसकी कंसिडरेशन नहीं करनी होती। तो चाहे आपका बेस टैक्स रेट हो, सरचार्ज हो, कंसेशनल रिजिम्स हो, मैट का एक्सपोजर हो, या विद होल्डिंग इम्प्लीकेशंस हो, ये सब इन दोनों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर आपने क्लासिफिकेशन गलत कर लिया और थोड़ा सा भी डाउटफुल हो गए तो फिर इसका मतलब क्या होगा, आपने रेट्स गलत लगा लिए और फाइनल टैक्सेशन भी आपने पूरी तरीके से गलत कैलकुलेट किया। अब एग्जामिनर क्या देने वाला है, आपने बड़ा खूबसूरत से सजा सजा के आंसर लिखा है, अच्छे से कैलकुलेशन भी करी है, बट रेट ही गलत चूज़ कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो, ठीक है। अब अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई सिंगापुर, अर्न किया इसने इनकम इंडिया में, अब इसकी कंप्यूट करो टैक्स लायबिलिटी। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, इसका इनकॉर्पोरेशन है, ये कहाँ है, सिंगापुर। तो इसका मतलब ये सेकंड वाले पॉइंट की वजह से क्या हो गई, फॉरेन कंपनी, है ना। बट क्या हुआ, इनकम टैक्स के लिए क्या इसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन में घसीटेंगे, क्या ये कंपनी है या नहीं है? यस, 217 में दिस इज अ कंपनी। अब इज इट अ डोमेस्टिक कंपनी और इट्स अ फॉरेन कंपनी? तो यहाँ पे हम दोनों के टेस्ट लगा लेंगे। और हमने ये देखा क्योंकि ये कोई डिविडेंड वाला जिक्र नहीं है इसके अंदर, और ये इंडियन कंपनी वाला कोई भी पैरामीटर फुलफिल नहीं करती है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंप्लीटली फॉरेन कंपनी है और इस पर फॉरेन कंपनी टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे। लेकिन अब आपने जो आंसर दिया है ना, ये कोई गेस वर्क नहीं था, जैसे तुक्का मारते हैं ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पेपर में बैठ करके, अरे यार ये तो समझ नहीं आ रहा क्या लगाना चाहिए इसमें, तो ये लगा देते हैं। यहाँ अब आपने जो आंसर दिया ना, ये पूरा सोच समझ के और लॉजिक बेस दिया है,
ठीक है। सो एक फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला एंट्री गेट क्या है? कंपनी की डेफिनेशन, वेदर इट इज़ अ कंपनी और नॉट। हमने किसी भी एंटिटी को पहले इस टेस्ट पे चेक करना है, ठीक है। अगर ये चेक हो जाता है फिर हम चेक करेंगे डोमेस्टिक है या फॉरेन है। एक बार ये क्लियर होता है तो डोमेस्टिक में हमारे पास बड़े सारे पचड़े हैं, ठीक है। बेस रेट्स भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलग हैं, कंसेशनल्स अलग हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेन के केस में फ्लैट है। तो अगर डोमेस्टिक निकल आता है तो फिर हम वो फर्दर कैटेगरीज को चेक करेंगे और उस पे जो भी रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब समझो अगर पहला ही पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता या आप दूसरे पॉइंट पे अटक जाते हो, मतलब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो मैंने शुरू में आपसे क्या पूछा था? एबीसी लिमिटेड को लेकर के और क्या रेट लगेंगे। अब क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो ये फॉरेन कंपनी है मैम, फॉरेन कंपनी के रेट्स इसके ऊपर लग जाएंगे? क्या क्लासिफिकेशन क्लियर है? सेक्शन का फ्लो सही है? रेट एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं? यस। सो दिस इज कंपनी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये बिल्कुल इसके साथ आप लोगों को कंपनी में अब इसके बाद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।